क्या है? बढ़िया सभी लोग। बच्चों आज कक्षा 8 में हम तीसरा पार्ट परमाणु स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझते हैं इसको। क्या होता है परमाणु? आप किसी छोटे से पार्टिकल को ले लो या कोई भी पदार्थ ले लो, उसे छोटा करते जाओ, बिल्कुल छोटा करते जाओ, तोड़ते जाओ। आप अंत में देखोगे एक सबसे छोटा पदार्थ प्राप्त होगा जिसे और छोटे टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता। तो बच्चों यही जो सबसे छोटा पदार्थ होता है जिसे और टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, इसी पदार्थ को क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। यानी परमाणु की एक सुटेबल डिफिनेशन बोल सकते हैं कि परमाणु पदार्थ का वह छोटा से छोटा भाग होता है जिसे और छोटे भाग में तोड़ा नहीं जा सकता, उसे क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। बच्चों अगर हम पढ़ेंगे अणु के बारे में, अणु क्या होता है, तो हम बताएंगे दो या दो से अधिक परमाणुओं को जब आपस में मिलाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, दो या दो से अधिक परमाणुओं को जब आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? अणु बनता है। जैसे ये एक हाइड्रोजन का परमाणु है, ये भी एक हाइड्रोजन का परमाणु है, दोनों को आपस में मिलाया गया, दो परमाणु आपस में मिल रहे हैं, क्या बना? H2। तो H2 क्या होगा? अणु होगा। H क्या है? परमाणु। ये H क्या है? परमाणु। यानी दो या दो से अधिक परमाणुओं को आपस में मिलाने से क्या बनता है? अणु बनता है। परमाणुओं को दो तरीके से मिलाया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जब दोनों परमाणु मिला रहे हैं तो दोनों परमाणु एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। जब दोनों परमाणु एक जैसे होते हैं और उनको मिलाया जाता है तो बनने वाले अणु क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों क्या है? हाइड्रोजन। जब दोनों परमाणु समान है, इन दोनों को मिलाया गया तो H2 बना, इसे क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे। जब दोनों मिलाने वाले परमाणु क्या हो? अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हो, यहाँ पे क्या है? क्लोरीन है, यानी हाइड्रोजन भी अलग, क्लोरीन भी अलग, दोनों को मिलाया तो क्या बना? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसको। ये क्या हो गया? यौगिक। यानी जब दो समान प्रकार के परमाणुओं को मिलाते हैं तो तत्व बनता है, और जब दो असमान प्रकार के परमाणुओं को मिलाते हैं तो क्या बनता है? यौगिक बनता है। ये था तत्व, परमाणु, यौगिक और अणु। अब बात करते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। डाल्टन कौन थे? वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि साहब परमाणु बहुत छोटा कण होता है, इसे और छोटे टुकड़ों में बांट नहीं सकते। उन्होंने ये भी बताया कि आप परमाणु को ले लो, किसी पदार्थ को ले लो, उसके परमाणु को लो, तो उस पदार्थ के सभी परमाणु एक जैसे होंगे, लेकिन दूसरे पदार्थ के परमाणुओं से क्या होंगे? भिन्न होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जो पदार्थ का परमाणु होता है वो बिल्कुल शेप साइज में एक जैसे होंगे, लेकिन दूसरे पदार्थ के परमाणु अलग होंगे। डाल्टन परमाणु के बारे में इतना भी बताया कि पदार्थ के अंदर अब कुछ भी नहीं है, केवल क्या है? परमाणु है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था। यानी डाल्टन के अनुसार परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा भाग होगा और सभी गुणों में समान होगा, जैसे उसका उसकी आकृति से उसका जो घनत्व होगा सब क्या होगा? समान होगा। ऐसा कौन बताया? डाल्टन ने बताया। उसके बाद बात करते हैं परमाणु के संगठन के बारे में। डाल्टन तो बता दिए कि ठीक है परमाणु अब छोटा नहीं हो सकता, लेकिन जब बाद में अध्ययन किया गया तो ये पता लगाया गया कि नहीं साहब, परमाणु के अंदर भी कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ होता है, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी डाल्टन की थ्योरी क्या हुई? गलत सिद्ध हुई, अर्थात परमाणु के अंदर भी कुछ होता है, उस एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल इसे प्रदर्शित करते हैं। इसकी खोज कौन किया था? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया? जे थॉमसन। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज कौन किया था? रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ईटा पर नाच, ईटा पर नाच। मतलब इसे इलेक्ट्रॉन खोज कौन किया? थॉमसन। और से प्रोटॉन खोज कौन किया? रदरफोर्ड। न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक ने किया था। बच्चों इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल होता है? निगेटिव आवेश, मतलब उस पे ऋणात्मक आवेश होता है। बच्चों प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन एलिमेंट होता है।
बात करें कितना कितना मान होता है तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम और प्रोटॉन के मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। दोनों में अंतर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात कर लिए। अब आते हैं कई सारे वैज्ञानिक जो अपना अपना सिद्धांत देते हैं और कहते हैं कि हम बताएंगे परमाणु के बारे में क्या कि परमाणु कैसे बना था। सबसे पहले आए जे थॉमसन, उन्होंने बताया अपना परमाणु मॉडल, आए और बोले कि देखिए मेरे परमाणु मॉडल में क्या होता है। उनसे पूछा गया चलिए ठीक है बताइए, तो उन्होंने बताया कि साहब मेरे अनुसार परमाणु 10 के पावर माइनस 10 मीटर का एक ठोस गोला होगा, इतना व्यास होगा, उसी का एक गोला होगा। कौन? परमाणु। इसके अंदर जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होंगे वो क्या होंगे, जैसे तरबूज के अंदर बीज धसे होते हैं वैसे ही धनात्मक और ऋणात्मक आवेश धसे होंगे। ऐसा कौन बोला? जे थॉमसन। उन्होंने बोला ठीक है साहब परमाणु 10 के पावर माइनस 10 मीटर व्यास का एक ठोस गोला होगा, उसमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश तरबूज में बीज के समान क्या होंगे? धसे होंगे। जितना धनात्मक होगा उतना ऋणात्मक होगा, यानी परमाणु कैसा होगा? उदासीन होगा। इनके मत को, इनके सिद्धांत को ज्यादा लोगों ने नहीं माना, अतः इस सिद्धांत को क्या कर दिया गया? गलत साबित कर दिया गया। आते हैं अगली बार कौन? रदरफोर्ड। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं बताता हूं कि परमाणु के अंदर कैसे क्या होता है। उन्होंने क्या लिया? अल्फा पढ़ लिया। कौन सा पढ़ लिया? अल्फा पढ़ लिया साहब, अल्फा पढ़ लिया और एक परमाणु के ऊपर क्या कर दिया? उसे भेज दिया, परमाणु के ऊपर उसे भेज दिया। जब परमाणु के ऊपर अल्फा कण भेजते हैं, जब अल्फा कण का प्रयोग करते हैं, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि साहब कुछ अल्फा कण सीधे चले गए, कुछ अल्फा कण गए और थोड़ी दूर टकराकर थोड़ा सा मुड़ गए, और कुछ अल्फा कण सीधे गए और पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आए। तीन कंडीशन बनी, कुछ अल्फा कण सीधे चले गए, कुछ टकरा के मुड़ गए और कुछ पुनः मार्ग में वापस अपने लौट आए। तो उनसे पूछा गया अच्छा रदरफोर्ड जी बताइए ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने बताया सुनिए, परमाणु का जो धनावेशित भाग होता है, परमाणु का जो धनावेशित भाग होगा वो कहाँ पे होगा? बिल्कुल मध्य में होगा, उसे नाभिक बोलेंगे। ऐसा कौन बोले? रदरफोर्ड बोले कि परमाणु का धनावेशित भाग मध्य में होगा, उसे नाभिक बोलेंगे। उन्होंने बताया कि जो परमाणु सीधे गए और टकरा कर मुड़ गए वे मुड़ गए क्यों? क्योंकि परमाणु में कौन सा आवेश था? धन आवेश था, और अल्फा पार्टिकल में भी कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। और धन आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, यानी समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। इसीलिए इस अल्फा कण में धन आवेश था, इस नाभिक में भी धन आवेश था, ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे से दूर चले गए। फिर कुछ अल्फा कण सीधे क्यों चले गए? तो उन्होंने बताया कि कुछ अल्फा कण सीधे इसलिए चले गए क्योंकि पदार्थ का अधिकांशतः भाग क्या है? खोखला है, यानी ये खोखले भाग से होके निकल गए। पूछा गया कि चलिए ठीक है ये तो समान आवेश था तो मुड़ के चले गए, परमाणु का अधिकांशतः भाग खोखला था तो सीधे चले गए, आखिर ये वापस क्यों मुड़ के आए? तो उन्होंने बताया कि उसका मध्य भाग का भार अधिक होने के कारण, द्रव्यमान अधिक होने के कारण ये परमाणु से टकराकर पुनः वापस लौट आते हैं। यानी उन्होंने क्या बताया कि ध्यान से फिर से सुन लीजिएगा कि परमाणु का अधिकांशतः भाग खोखला है, जो अल्फा कण टकराकर मुड़ गए उनके समान आवेश था इसलिए वे मुड़ गए, और जो टकराकर अपने मार्ग में वापस आ गए इसलिए वापस आ गए, क्योंकि परमाणु का द्रव्यमान नाभिक अधिक द्रव्यमान वाला था इसलिए टकराकर वापस आ गए। बात करते हैं तीसरे परमाणु मॉडल के बारे में बात करेंगे, नील्स बोर के बारे में। नील्स बोर के बारे में बात करने से पहले हम रदरफोर्ड की कमियां थोड़ा देखेंगे कि आखिर रदरफोर्ड में कमियां क्या रह गई थी। तो उनसे पूछा गया कि एक बात बताइए, यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाता रहेगा उसकी ऊर्जा नष्ट नहीं होगी क्या? रदरफोर्ड नहीं बता पाए, उन्होंने नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसे बची रहेगी, आखिर इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे जीवित रहेगा। ठीक है, नील्स बोर ने क्या बताया? नील्स बोर ने बताया कि साहब परमाणु का अधिकांशतः भाग परमाणु का मध्य भाग धनावेशित होता है जिसे नाभिक बोलते हैं। ये बात तो रदरफोर्ड भी बता चुके थे।
फिर उन्होंने बताया नील्स बोर ने कि परमाणु के नाभिक के चारों तरफ विभिन्न प्रकार की कक्षाएं होती हैं जिनकी ऊर्जाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। परमाणु के नाभिक के चारों तरफ विभिन्न प्रकार की कक्षाएं होंगी, उसकी ऊर्जा क्या होती है, अलग अलग होती है। फिर उन्होंने बताया कि साहब प्रोटॉन तो इस नाभिक में रहता है, न्यूट्रॉन भी इस नाभिक में रहता है, इलेक्ट्रॉन इन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ठीक है, इतना तो बता दिया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में रहेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। ठीक है, नील्स बोर साहब आप ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसे बची रहेगी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसे नष्ट नहीं होगी। उन्होंने बताया कि साथ जो कक्षाएं होती है ना, इनकी एक नियत ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, अर्थात इलेक्ट्रॉन एक नियत ऊर्जा वाले कक्षा में ही चक्कर लगाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या रहती है, नियत बनी रहती है। ठीक है साहब, नील्स बोर ने बता दिया। इन्हीं के परमाणु मॉडल को आज भी फॉलो किया जाता है, सबसे सुटेबल परमाणु मॉडल इन्हीं को माना जाता है। कैसे, नील्स बोर ने क्या कहा कि परमाणु का मध्य भाग नाभिक कहलाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन वही रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिन कक्षाओं की ऊर्जा क्या होती है, नियत बनी रहती है। ठीक है, इतना बात तो कर लिए, 3 परमाणु मॉडल देख लिए। आगे बात करते हैं कुछ परमाणु के बारे में, कुछ शब्द है जैसे परमाणु क्रमांक। क्या होता है परमाणु क्रमांक, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई परमाणु ले लो, ऑक्सीजन का परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु है, इसमें परमाणु क्रमांक क्या होगा, परमाणु क्रमांक 8 होगा और द्रव्यमान संख्या क्या होगी, 16 होगी। यानी परमाणु क्रमांक की परिभाषा बोले तो हम बता सकते हैं कि किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं ना, उसकी परमाणु संख्या भी वही कहलाती है, उसकी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या दोनों एक ही बात है, परमाणु क्रमांक भी वही कहलाता है। यानी किसी पदार्थ के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस पदार्थ की परमाणु क्रमांक कहलाती है। ध्यान से देखिए परमाणु क्रमांकों को कैसे लिखा जाता है, परमाणु क्रमांकों को परमाणु के पहले नीचे लिखा जाता है। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु, उसके नीचे 8 लिखा गया है, ये क्या होगा, पदार्थ का परमाणु क्रमांक होगा, और द्रव्यमान संख्या को ऊपर लिखा जाता है, जैसे 16 क्या होगा, इसका द्रव्यमान संख्या। वही बात यहाँ पे लिखते हैं, प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा परमाणु की परमाणु क्रमांक। हमसे कोई प्रोटॉनों की संख्या भी पूछ सकता है कि ऑक्सीजन में कितना प्रोटॉन है, बताना थोड़ा, हमें पता है ये क्या है, परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या, यानी ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 8 होती है। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, क्या बोलेंगे, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। समभारिक और समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक यानी भार समान होगा, समस्थानिक मतलब स्थान उसका क्या होगा, समान होगा। बच्चों समभारिक और समस्थानिक का मतलब ऐसे ही समझिए कि ऐसे परमाणु, ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणु जिनके समभारिक मतलब द्रव्यमान संख्या, भार मतलब क्या, द्रव्यमान संख्या, ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या क्या हो, बराबर हो, परंतु परमाणु क्रमांक क्या हो, अलग अलग हो, उसे क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। जैसे ले लो कार्बन को ले लो, समभारिक 7n 14 8n नाइट्रोजन। ध्यान से देखिए 7 क्या है, परमाणु क्रमांक, 8 क्या है, परमाणु क्रमांक। हम बताएं कि परमाणु के पहले वाले इसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं, जो ऊपर होता है उसे द्रव्यमान संख्या। तो इस नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7, द्रव्यमान संख्या कितना है, 14। यानी ये जो परमाणु होगा, ये दोनों परमाणु एक दूसरे की क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग। 2 या 2 से अधिक ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु भार क्या हो, एक जैसे हो, उसे क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। समस्थानिक किसको बोलेंगे, बिल्कुल ऐसे परिभाषा की 2 या 2 से अधिक ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, क्या समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो, परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसे क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन के परमाणु, तीनों का परमाणु क्रमांक क्या है, एक जैसा है, और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, यानी ये तीनों क्या होंगे, समस्थानिक होंगे। अगला टॉपिक आता है संयोजकता। क्या होती है संयोजकता,
संयोजकता एक संख्या होती है जो ये बताती है कि उस परमाणु से कितना हाइड्रोजन जुड़ा है। जैसे देखिए ये क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, एक हाइड्रोजन, यानी क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी, एक। ये क्या है, H2O, जल, जल में क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कितना हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, यानी ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, दो। यानी संयोजकता वह संख्या होती है जो यह बताती है कि किसी तत्व से, किसी परमाणु से कितने हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़े हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारा चैप्टर परमाणु। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने की संख्या के आधार पर जैसे मुझे तत्व दे दिया गया नाइट्रोजन, इसमें मुझे इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। आप एक बात बताइए, ये क्या है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, यानी प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या 7 होगी, मुझे पता चल गई। एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है, जब किसी परमाणु पे कोई आवेश नहीं होता है, ना प्लस ना माइनस, जब किसी परमाणु पे कोई आवेश नहीं होगा तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, यानी प्रोटॉन 7 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 7 होगा। सर न्यूट्रॉन कितना होगा, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या कितना है, 14, यानी 14 बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना है, 7 प्लस न्यूट्रॉन n। इस न्यूट्रॉन का मान निकालने के लिए 7 को इधर लाओगे तो n बराबर 14 माइनस 7 कितना बचेगा, 7। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 7। किसमें, नाइट्रोजन के अंदर। बच्चों आप इन दोनों का प्रैक्टिस करेंगे। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होंगे और कार्बन में कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होंगे, इतना काम आप घर पे करेंगे। ये तो परमाणु चैप्टर अच्छे से नोट बनाएंगे, किताब से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।